वो एक मारूफ और ताकतवर सियासतदान था। बज़ाहिर वो सियासत के मैदान में एक तजर्बाकार रहनुमा के तौर पर जाना जाता था, लेकिन पसे पर्दा एक ऐसी मंसूबाबंदी जारी थी जिसका मकसद जनरल ज़ियाउल हक की हुकूमत का खात्मा था। दिलचस्प बात यह है कि वो खुद मंजर के पीछे रहना चाहता था और कोशिश यही थी कि अगर हुकूमत का तख्ता उलट भी जाए तो साजिश में उसका नाम सामने न आए। ये मंसूबा इस कदर वसी था कि इस सिलसिले में वो भारत की वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी से भी मिला। वहाँ न सिर्फ माली मदद की बात की बल्कि असलहे की फराहमी की दरखास्त भी की गई। उस दौर में वो एक मंजे हुए सियासतदान के तौर पर जाना जाता था और यही वजह थी कि उसने न सिर्फ हुकूमत गिराने की मंसूबाबंदी की बल्कि उसके बाद के सियासी निज़ाम के बारे में भी सोच रखा था। कहा जाता है कि अबू ज़ैबी में मुकीम एक पाकिस्तानी शख्सियत को अगला वज़ीर आज़म बनने के लिए तैयार किया जा रहा था और इसी मकसद के लिए वक्तन फ़वक्तन माली वसाइल भी इकट्ठे किए जाते रहे। दूसरी तरफ एक दानिश्वर वकील को इसलिए शामिल किया गया ताकि वो उन फौजी अफसरों की तरबियत और ब्रेन वॉश कर सके जो इस मंसूबे का हिस्सा बन रहे थे। वक्त गुजरने के साथ साथ उस साजिश का दायरा वसी होता चला गया। फौज के चंद आला अफसर भी उसमें शामिल हो गए और एक स्मगलर के जरिए असलहा हासिल करने की कोशिशें भी शुरू कर दी गईं। बज़ाहिर सब कुछ मंसूबे के मुताबिक चल रहा था, लेकिन बाज़ औक़ात निहायत मुनज़्ज़म मंसूबे भी एक मामूली सी लग़ज़श के बायस नाकाम हो जाते हैं। तारीख उस नाकाम फौजी बगावत को ऑपरेशन गैलेक्सी और अटक साजिश केस 2 के नाम से याद करती है, जबकि उसके मरकजी किरदार के तौर पर मुस्तफ़ा खर का नाम सामने आता है। बियॉन्ड एहतिशाम के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, पाकिस्तान की तारीख में जनरल ज़ियाउल हक वो वाहिद फौजी हुक्मरान थे जिन्हें इक़्तिदार से हटाने के लिए 2 बड़ी फौजी बगावतों की मंसूबाबंदी की गई। उनके खिलाफ न सिर्फ फौज के अंदर से बल्कि बाज़ सिविलियन हलकों की जानिब से भी कोशिशें होती रहीं। तीसरी नाकाम फौजी बगावत के सिर्फ 1 साल बाद एक नई साजिश ने जन्म लेना शुरू कर दिया था। ये 1983 की बात है। फौज के कुछ जूनियर रैंक ऑफिसर जनरल ज़ियाउल हक की तवील हुक्मरानी और पॉलिसियों से नालां थे। उनका ख्याल था कि फौज का किरदार सियासत में मुदाखलत नहीं बल्कि मुल्क की सरहदों का दिफा करना है। दूसरी तरफ जनरल ज़ियाउल हक की जानिब से जमहूरियत की बहाली का वादा भी पूरा नहीं हो सका। 6 साल गुजरने के बाद उन अफसरान ने ये नतीजा अखज़ किया कि अगर मुल्क में जमहूरियत बहाल करनी है तो जनरल ज़ियाउल हक की हुकूमत का खात्मा नागज़ीर हो चुका है। यहीं से एक खुफिया मंसूबे ने बाकायदा शक्ल एख्तियार करना शुरू कर दी। इब्तदाई मरहले में नाराज फौजी अफसरों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया गया और फिर उस मंसूबे में सिविलियन शख्सियात को भी शामिल किया जाने लगा। उन्हीं हालात में मारूफ सियासतदान मुस्तफ़ा खर उस मंसूबे के मरकजी किरदार के तौर पर सामने आए। जैसे जैसे मंसूबा आगे बढ़ता रहा वैसे वैसे उसका दायरा भी वसी होता चला गया। सबसे पहले फौज के अंदर सोल्जर्स फॉर रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से एक खुफिया ग्रुप कायम किया गया, जिसका मकसद ऐसे अफराद को इकट्ठा करना था जो जमहूरियत की बहाली के हामी थे और जनरल ज़ियाउल हक की हुकूमत से नाखुश थे। उसके बाद दूसरा मरहला माली वसाइल का था। उसी मकसद के लिए मुस्तफ़ा खर ने अली महमूद से राब्ता किया। अली महमूद अबू ज़ैबी में तामीराती कारोबार से वाबिस्ता थे और काफ़ी वसाइल रखते थे। वो वक्तन फ़वक्तन इस मंसूबे के लिए माली मदद फराहम करते रहे। नाज़रीन, सबसे अहम और दिलचस्प सवाल ये है कि अली महमूद क्यों मुस्तफ़ा खर को हतीर रकम फराहम करते रहे। आपको ये जानकर हैरत होगी कि अली महमूद ही वो शख्स थे जिन्हें मुस्तफ़ा खर ने जनरल ज़ियाउल हक के तख्ता उलटने के बाद वज़ीर आज़म बनाने का लालच दे रखा था। इक़्तिदार की उसी लालच ने उन्हें इस मंसूबे का एक अहम माली मुआवन बना दिया। उसी दौरान मुस्तफ़ा खर ने बैरून मुल्क सफ़र भी शुरू किए। वो अबू ज़ैबी गए, अली महमूद के घर क़याम किया और फिर उनके साथ भारत रवाना हुए। भारत में इंदिरा गांधी ने खुफिया तौर पर उनका इस्तकबाल किया। खर ने ज़िया हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए अपना मंसूबा बताया और ये भी बताया कि उन्हें साजिश की कामयाबी के लिए असलहा और माली मदद चाहिए। इंदिरा गांधी, जो पहले से ही पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के लिए हमा वक्त तैयार थीं और वो खुद भी साजिश कामयाब बनाना चाहती थी, इंदिरा गांधी ने उन्हें हर तरह की माली मदद और असलहा फराहम करने की यकीन दहानी कराई। भारतीय मदद के साथ मुस्तफ़ा खर और अली महमूद वापस अबू ज़ैबी पहुंच गए। अब सबसे बड़ा सवाल असलहे की तरसील का था कि अगर असलहा हासिल भी हो जाता तो उसे पाकिस्तान कैसे पहुंचाया जाए।
उसी मरहले पर मशहूर स्मगलिंग टाइकून सेठ हाबिद से रब्ता किया गया। उन्हें मंसूबे की मुकम्मल तफसीलात नहीं बताई गई, सिर्फ ये कहा गया कि कुछ असलहा लाहौर पहुंचाना है। सेठ हाबिद ने उस पर रजामंदी जाहिर कर दी। यूं रकम, असलहे और उसकी तरसील का इब्तदाई बंदोबस्त मुकम्मल हो गया। अब अगला मरहला उन फौजी अफसरों की तैयारी का था जिन्होंने अमली तौर पर हुकूमत का तख्ता उलटना था। नाजरीन, उनमें सबसे अहम नाम मेजर आफ्ताब का था। उनके अलावा मेजर निसार और मेजर सादिक भी उस मंसूबे का हिस्सा थे। मुख्तलिफ मुलाकातों में असलहे, माली वसाइल और आइंदा के लायहा अमल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। उसी दौरान मारूफ वकील और दानिश्वर रजा काजिम भी इस मंसूबे में शामिल हो गए। उनका किरदार फौजी अफसरों की नजरियाती तरबियत और जहन साजी से मुतालिक था। आखिरकार जब मनसूबाबंदी के मुख्तलिफ मराहिल मुकम्मल हो गए तो हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए मार्च 1984 का महीना मुंतखब किया गया। बज़ाहिर सब कुछ तैयार था, अफरादी कुव्वत मौजूद थी, माली वसाइल भी मुयस्सर थे और असलहे के इंतजामात भी किए जा चुके थे। लेकिन फिर अचानक हालात ने एक नया रुख इख्तियार कर लिया। सेठ हाबिद को जब मंसूबे की संगीनी का अंदाज़ा हुआ तो उन्होंने ISI को उसकी इतला दे दी और यहीं से पूरी कहानी बदल गई। ISI ने साजिश में शामिल तमाम अफराद की निगरानी शुरू कर दी। दूसरी तरफ साजिश करने वालों को इस बात का अंदाज़ा तक नहीं था कि उनकी सरगर्मियों पर नज़र रखी जा रही है। 2 माह गुजरने के बाद असलहे की फराहमी में ताहीर शुरू हो गई। जब दबाव बढ़ा तो सेठ हाबिद ने मजीद मालूमात भी ISI तक पहुंचा दी। बिलाहर लाहौर के इलाके चौक यतीमखाना में एक घर का इंतखाब किया गया जहां असलहा पहुंचाने का मंसूबा बनाया गया। 3 जनवरी 1984 की रात कुछ अफराद असलहा वसूल करने के लिए वहां जमा हुए। उन्हें यकीन था कि अब उनका मंसूबा अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है, लेकिन उसी लम्हे ISI ने कार्रवाई शुरू कर दी। घर का मुहासरा किया गया, फायरिंग का तबादला हुआ, 2 अहलकार मारे गए और मुतअद्दिद अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। उसके बाद मुल्क भर में मजीद गिरफ्तारियां शुरू हुईं और बगावत से जुड़े कई फौजी अफसर हिरासत में ले लिए गए। नाजरीन, हैरानी की बात यह है कि जो असलहा मंगवाया गया उसमें चीनी साख्ता हथियारों के अलावा वो असलहा भी शामिल था जो सबूत डाका के बाद पाकिस्तानी अफवाज से छीना गया था। ये इस बात का सबूत था कि साजिश में इंडिया बराह रास्त मुलविस था। तमाम मुलविस मुल्ज़िमान पर अटक में इंक्वायरी की गई और उन पर केस चलाए गए। जनवरी 1985 में फौजी अदालत के सरबराह मेजर जनरल मोहम्मद हुसैन अवान ने 17 अफराद को साजिश का मुल्जिम करार दिया, जिसमें से 15 का ताल्लुक फौज से था जबकि बाकी 2 सिविलियन अफराद थे। हैरानकुन बात यह भी है कि उस साजिश के मरकजी किरदार मुस्तफ़ा खर को किसी भी किस्म की सजा नहीं सुनाई गई, यहाँ तक कि वो साजिश की मनसूबाबंदी, असलहे की फराहमी, माली अमदाद, भारतीय वज़ीर आज़म से मुलाकात और मुबैना तौर पर स्मगलिंग की डील में बराह रास्त शामिल थे। दोस्तों, 1988 में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो उन तमाम बागियों की सजाएं माफ़ करके उन्हें रिहा कर दिया गया। 43 साल गुजरने के बाद आज भी ऑपरेशन गैलेक्सी पाकिस्तान की सियासी और फौजी तारीख के उन अब्वाब में शुमार होता है जिस पर कई सवालात उठते हैं और जिसके तमाम पहलुओं पर बहस अभी तक मुकम्मल खत्म नहीं हो सकी। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये एपिसोड पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई एपिसोड आप तक बर वक्त पहुँच सके। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।